जिद पर अड़ जाए तो रुख मोड़ दे तूफानों का। सुन ले ए दुश्मन, तूने तेवर देखा ही कहाँ है तिरंगे के दीवानों का। जी हाँ, तिरंगे के ही दीवानों में से एक दीवाना और भारत माता का सपूत, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके नाम से ही अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी सरकार डामाडोल हो जाती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के अनसंग हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म आज ही के दिन 23 जनवरी को हुआ था। तो बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व की। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसमें विनम्रता मिलेगी, बुद्धिमानिता मिलेगी, साथ में दूसरों को कन्विंस कैसे करें और अकेले दम पर किस तरीके से चलें। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने परिवार से भी सर्वोच्च रखा देश प्रेम को, देश को सर्वोच्च रखा। तो आइए उनकी बात करते हैं। उनको सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से सत सत नमन। आप हमेशा हमारे दिल में रहते हैं, हमारे जिस्मों में रहते हैं। लेकिन आज बात करेंगे कुछ कुछ टॉपिक की नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की। जी का जन्म 30 जनवरी 1897 को उड़ीसा में हुआ था। एक अच्छी फैमिली में हुआ था। पिता की बात करें, पिता जानकी नाथ बोस जी, जो एक वकील थे, एक लॉयर थे। एक काफ़ी बड़ी फैमिली थी और काफ़ी बड़ी फैमिली में भी ठीक ठाक फैमिली थी, मीन्स मिडिल क्लास से थोड़ा ऊपर मिडिल क्लास की फैमिली थी। तो अच्छी फैमिली थी, वेल टू डू थी। बट बोलते हैं ना, देश प्रेम की मिट्टी का स्वाद जिसने चख लिया, उसके लिए सारी सुख सुविधाएं बिल्कुल ना के बराबर होती है। और अगर दुख भी हो तो कांटे भी सहन कर लेता है। ये होती है देशभक्ति, ये होता है देश प्रेम। तो बचपन से ही नेताजी की बात करें, बिल्कुल विनम्र स्वभाव के थे। बिल्कुल एक इंट्रोवर्ट जैसे होता है, इंट्रोवर्ट थे और थोड़े घबराते भी थे, थोड़े डर टाइप के रखते थे बचपन में। अक्सर क्या होता था कि जब बचपन में स्कूल जाया करते थे वो देखते थे किस तरीके से अंग्रेजी हुकूमत के लोग स्पेशली भारतीय लोगों को किस तरीके से प्रताड़ित करते थे, चाहे वो स्कूल जाते समय भी, चाहे कहीं भी। और साथ साथ में जो कास्टिक कमेंट्स मारते थे, जैसे आपने सुना होगा कई बार कि भारतीय लोगों का और कुत्तों का अंदर आना मना है। तो इस चीज से उनको समझ नहीं आता था कि ये इस तरीके की पार्शलिटी क्यों करते हैं अंग्रेजी सरकार में। और साथ साथ में जब स्कूल पढ़ा करते थे तो स्कूल में अंग्रेजी भाषा के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता था और हिंदी और संस्कृत भाषा को बिल्कुल एक अलग दर्जे से दिया जाता था। तो बचपन से ही देखते थे ये पार्शलिटी क्यों हो रही है, जब हमारे साथ हो रही है तो नीचे तबके के लोगों से क्यों नहीं हो रही होगी। बदलना चाहते थे बट क्या करते कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि बचपन में छोटे थे। अच्छा, छोटे थे तो मात्र 10 साल की उम्र में ही जब हमारे बच्चों को हम लोग कोई भी खेल खेलना सिखाते हैं और ये सोचते हैं कि ये सही खेल पाएगा भी कि नहीं, उसी वक्त में ये स्वामी विवेकानंद जी और स्वामी रामकृष्ण परमहंस इनकी जीवनियां पढ़ा करते थे। उनसे इन्हें बड़ा मोटिवेशन आया। बचपन के टाइम पे शाय हुआ करते थे, थोड़े डरपोक बोला जाए, मतलब डर भी लगता था उस टाइम से। जब युवा होते होते ये बिल्कुल डर हट गया, क्योंकि हमारे उपनिषदों में और हमारे जो पूर्वज हैं उन पे एनर्जी ही इतनी हुआ करती थी। अब आते हैं कॉलेज की बात। कॉलेज में आए, कॉलेज में वहाँ के जो छात्र संघ थे उनकी एक लीडर बन के उभर के आ गए। तो बहुत अच्छी दिलचस्प इनकी कॉलेज की कहानी है। दरअसल जो इनका कॉलेज हुआ करता था, कॉलेज के ही बगल में एक वृद्ध महिला रहती थी जो कि थोड़ी गरीब किस्म की थी। कपड़े भी उनके थोड़े फटे रहते थे और खाना भी उनको मतलब नसीब नहीं हो पाता था प्रॉपर तरीके से। तो इतने विनम्र थे हमारे नेताजी कि उनके लिए डेली खाना लेकर जाते थे और उनको डेली खाना खिलाया करते थे, इतने काइंड हार्टेड। लेकिन अगर किसी ने कुछ गलती करी तो उसके बाद डरा भी नहीं करते थे। युवा होते होते जब तक अपने कॉलेज टाइम पे आए, इतने बलवान हो चुके थे, इतने शक्तिशाली हो चुके थे। एक और किस्सा है इनकी कॉलेज का। इनके कॉलेज में प्रोफेसर हुआ करते थे, वो दरअसल भारत के स्टूडेंट थे उनके साथ बिल्कुल बहुत अभद्र व्यवहार रखते थे। उनको मारा पीटा करते थे, बहुत ज़्यादा मारा पीटा करते थे। तो काफ़ी बार नेताजी ने जो प्रिंसिपल वहाँ के अध्यक्ष थे उनसे बात की कि इस तरीके से बिहेवियर कर रहे हैं। जब सुनवाई नहीं हुई तो अगली बार जब वो टीचर ने स्टूडेंट को मारा तो स्टूडेंटों ने उल्टा ही उस टीचर को मार दिया। तो ये कहते थे कि खुद से कुछ नहीं करना, बट अगर कहीं पर गलत हो रहा है तो उसकी निंदा करना हमारा अधिकार है। अब ये सारी चीजें हुई तो उनको कॉलेज से इसके कारण निकाल दिया गया। जब कॉलेज से निकाला गया तो
वैसे तो बिल्कुल परिवार के साथ बहुत अच्छे, परिवार में हर किसी की रिस्पेक्ट किया करते थे, माता पिता की रिस्पेक्ट किया करते थे, लेकिन दरअसल विचारों का थोड़ा अदला बदली था। मीन जो उनके फैमिली की विचारधारा थी वो नेताजी से कहीं ना कहीं मिलती नहीं थी। देखिए होता है ना वो कई बार कि अगर हमें कुछ छोटी मोटी चीज, छोटी मोटी अचीवमेंट लेनी हो, जैसे हमें किसी अखिल सेवा में जाना हो या आईएएस आईपीएस बनना हो, कोई जज बनना हो, कोई ये छोटी मोटी चीज हम परिवार के साथ रह के अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत बड़ा जीवन में करना है तो सबसे बड़ा चैलेंज परिवार में ही आता है। सबसे पहले आदमी को परिवार ही त्यागना पड़ता है या परिवार के लोगों की मानसिकता या विचारों को त्यागना पड़ता है। ये सेम कंडीशन नेताजी के साथ भी, अभी भी वर्तमान में भी काफी सारे ऐसे लीडर हैं हमारे हिंदुस्तान के जो अगर घर में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो उसको बिल्कुल दरकिनार करते हैं। सबसे पहले उनके लिए देश ही आगे है। अगर घर में कोई मृत्यु भी होती है, आप देख लीजिएगा वर्तमान में भी ऐसे लीडर हैं जो उसको, उस दुख को झेल के सबसे सर्वोपरि उनको अपना हिंदुस्तान, अपना भारत होता है। तभी ऐसी लोगों की ही आगे जाके हम लोग बात करते हैं। चलिए नेताजी की बात में आते हैं। अब फैमिली का प्रेशर इतना पड़ा इन पे, क्योंकि कॉलेज से भी निकाला गया था, तो फैमिली का जो दबाव हुआ, तो ये आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए लंदन इनको भेज दिया गया। दरअसल उस टाइम जो कॉलेज हुआ करता था वो लंदन में ही हुआ करता था। तो लंदन में जब गए, इतने बुद्धिमान थे, इतने बुद्धिमान, केवल 4 साल की पढ़ाई सिर्फ 7 महीने में पूरी कर ली। 7 महीने में 4 साल की पढ़ाई पूरी करी और ऑल ओवर 4th रैंक से पास हुए। आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस में 4th रैंक आया। हर कोई, अंग्रेजी सरकार भी बिल्कुल स्तब्ध हो गए कि ये इस तरीके से सिर्फ 7 महीने इसने तैयारी करी और 7 महीने में आईसीएस, जो कि आज के डेट में अखिल भारतीय जो होता है, कितना बड़ा होता है आईएएस आईपीएस, और उस टाइम की बात सोचिए। तो ये जब टेंशन में आए, उसके बाद एक ऐसा निर्णय जो आप सभी ने सुना होगा, हम सभी सुनते हुए आ रहे हैं, कैसा निर्णय लिया। सरकारी नौकर बनने की चाह वो रखते हैं जिनमें सरकार बनने का दम नहीं होता। हमें भरोसा है अपने व्यक्तित्व में, ये कभी भी किसी के अधीन नहीं होगा और कभी किसी के अधीन काम नहीं करेगा। 1921 में लात मार दी, सिविल सेवा से लात मार के आए, क्योंकि कहा मैं क्या उन्हीं अंग्रेजों के लिए काम करूंगा जो मेरे हिंदुस्तान को लूट रहा है, जो मेरे हिंदुस्तान के लोगों पे बर्बरता कर रहा है, क्या मैं उनके अधीन काम करूंगा। लात मार के आ गए इंडियन सिविल सर्विस में। घर वालों ने काफी समझाया, काफी प्रेशर किया, पर वही है ना कि मांसपेशी वाली बात, विचारों की बातें होती हैं यहां पर। जब एक बार मातृभूमि की मिट्टी अगर दिल में बस जाती है ना, तो सारी चीजें भी फीका पड़ जाती है। अब जब इन्होंने ठुकराया 1921 में, आईसीएस को ठुकराया, इंडियन सिविल सर्विस को, उसके बाद इनका रुतबा भारत में बहुत बड़ा हो गया। बहुत बड़े लेवल में इनको पूजा जाने लगा। हर कोई इनकी बात करने लगा कि आईसीएस की इतनी अखिल भारतीय सेवाओं की जॉब छोड़ के और ठोकर मार दी। अब ये जैसे ही पहुंचे भारत, 1900 के टाइम पे काफी सारे आंदोलन चल रहे थे। 1900 लगभग तकरीबन 1928 में आंदोलन बहुत तीव्र गति से बढ़ने लग गए। अब इन्होंने क्या करा, अच्छा हाँ एक चीज और, उस टाइम 2 पार्टियां हुआ करती थी, मतलब 2 विचारधाराओं के लोग हुआ करते थे। एक थे नर्म दिल के लोग और एक थे गर्म विचारधाराओं वाले लोग। तो अब सुभाष चंद्र बोस जी का ये गर्म दल में हो गए शामिल। तो तकरीबन 1930 के टाइम पे इन्होंने लाहौर में पूर्णतः स्वराज, कि हमें पूर्णतः स्वराज चाहिए, इस तरीके का इन्होंने वहां पर झंडा फहरा दिया नेताजी ने। अब क्योंकि अंग्रेज काफी सारी नीतियों को लेके आए थे कि हम आपको आजादी दे देंगे, लेकिन आपको कुछ चीजें, क्राइटेरियाओं पे हस्ताक्षर करने होंगे। अब नेताजी बुद्धिमान बहुत थे। नेताजी समझ गए कि ये हमें अधीनता स्वीकार करने से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि ये हमें आजादी तो दे देंगे लेकिन हमें सारी चीजें कंट्रोल करेगा, लंदन से ही करेगा। अब नरम दिल वाले काफी सारे लोग थे, वो इनकी विचारधाराओं से संतुष्ट नहीं थे। वो ये कह रहे थे कि नहीं हम एग्रीमेंट कर देते हैं, बट ये पूर्णतः स्वराज के पीछे पड़े हुए थे नेताजी। अच्छा, उस टाइम तक नेताजी का भी कद काठी बहुत बड़े लेवल में पहुंच चुका था, लोग इन्हें बहुत अच्छा मानने लग गए थे। अब इनकी इस तरीके की छवि देखकर जो नरम दिल वाले थे, उन्होंने सोचा कि एक अध्यक्ष का इलेक्शन करवा दिया जाए ताकि नेताजी हार जाएंगे और हम जीत जाएंगे, उसके बाद इनका पद ऑलरेडी कम हो जाएगा। 1938 में सीतारमैया जी को इलेक्शन में इनके अपोजिट उतारा, नेताजी के अपोजिट। अब इनके साथ
महात्मा गांधी जी थे सीतारामैया जी के साथ, तो वो लगभग लग रहा था हर किसी को कि ये जीत ही जाएंगे, लेकिन जब नतीजे आए तो नतीजे बिल्कुल चौंकाने वाले नतीजे आए। सुभाष चंद्र बोस जी के 1580 वोट के अगेंस्ट उनके सिर्फ 1375 वोट उनको मिले, सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए। अब यहां पर देखिए, यहां पर गुरु और शिष्य का इतना बढ़िया संबंध मिलता है हमें। जब गांधी जी फिर भी नाखुश थे, गांधी जी ने नेताजी को बुलाया कि आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, बिल्कुल भी ईगो में नहीं लिया, और नेताजी ने बोला ठीक है गांधी जी, आप बापू हैं, आप महात्मा गांधी हैं, लीजिए मैं इस्तीफा दे देता हूं। मैं जानता हूं कि हमारा लक्ष्य एक ही है, हो सकता है हमारे रास्ते अलग अलग हो, क्योंकि नेताजी की और उनके दल की एक ही विचारधारा थी कि अगर आप हमें लात मारते हो तो हम दूसरी लात नहीं खाएंगे, हम उस टांग को ही उखाड़ देंगे। तो इस तरीके की मानसिकता थी। पर जब अपने पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद अंग्रेजों ने इन्हें 12 बाल जेल में डाला, इनके साथ बहुत बदसलूकी की गई। उसके बाद जब इनको ये छोड़े भी है तो इनको घर में ही नज़रबंद कर दिया, सीआईडी इनके आगे पीछे लगा दी। ये बिल्कुल बहुत चालाकी से अपने घर से निकलकर छुपकर ये पहुंच गए बंगाल। ये पहुंचे बंगाल, और वहां पर ये एक गीत बहुत अच्छा ये सुनते थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी का था, एक बार चलो वे। यानी अगर आपकी आवाज कोई दूसरा आदमी नहीं सुनता तो आप पे इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप अकेला ही उस रास्ते पे चढ़ जाओ, ये मत सोचिए कि मेरे साथ कोई आए ना आए। तो ये वहां से सोचने लग गए कि देश को तो आजाद मुझे करवाना ही करवाना है, मैं किस तरीके से कर सकता हूं। तो इन्होंने प्लान बनाया कि ये चले गए कलकत्ता से जर्मनी। अब ये जर्मनी पहुंचे, ये पहुंचे हिटलर के पास, जर्मनी का जो तानाशाह था उस टाइम, जर्मनी का रूलर जो उस टाइम था, उनके पास पहुंच गए। ये उनसे मदद मांगने के लिए पहुंचे हिटलर के पास, क्योंकि हिटलर का जो उस टाइम पद था वो बहुत बड़ा था और वो बहुत शक्तिशाली माना जाता था। अब वहां पर भी बहुत अच्छे किस्से हैं, रोचक किस्से हैं। अच्छा, उस टाइम हिटलर का क्या होता था कि हिटलर अपनी मृत्यु से काफी डरता था। तो हिटलर अपने पास अपने ही तरह दिखने वाले डुप्लीकेट हमशक्ल, कम से कम 4-5 हमशक्ल रहते थे हिटलर की तरह। तो वो ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में घूमते रहते थे अलग अलग से। हिटलर खुद नहीं जाता था, ये सारी चीज ये लोग ही जाते थे वहां पर। तो जब सुभाष चंद्र बोस जी वहां पर इनसे मदद मांगने के लिए गए तो एक के बाद एक करके वो हिटलर के हमशक्ल आ रहे थे और उनको कह रहे थे, हेलो मैं हूं हिटलर, आप बताएं आप यहां पर क्यों आए। नेताजी हमेशा हर किसी को ये बोलते, नमस्ते, मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मैं सुभाष चंद्र बोस इंडिया से आया हूं और मैं हिटलर से मिलना चाहता हूं। वो कहते थे, अरे मैं ही तो हिटलर हूं जी, मैं हिटलर से ही मिलूंगा। ऐसे ऐसे करके जब 4-5 आ गए, उसके बाद हिटलर भी चौंक गया, हर कोई चौंक गया कि ये कैसे इनको पता चल पा रहा है कि मैं असली हिटलर नहीं हूं। अब असली हिटलर आता है। असली हिटलर थोड़ा दूर खड़े होके उनको देखता है, घूरता रहता है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी आते हैं, नमस्ते हिटलर जी, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि मेरी मुलाकात हिटलर जी से हो रही है। मैं सुभाष चंद्र बोस इंडिया से आया हूं, आपसे मदद मांगने आऊं। हिटलर के होश उड़ गए। हिटलर ने सोचा कि आपने ये पता कैसे लगाया, ये क्यों। हिटलर ने पूछा कि आपने कैसे पता लगाया इस चीज का कि मैं हिटलर, ये जो 4-5 आए हैं ये भी हिटलर ही थे। नेताजी ने बहुत अच्छी बात बोली, देखिए इससे पता चलता है बुद्धिमानिता का और अपना एटीट्यूड। ये हमें शिक्षा देगा एटीट्यूड। नेताजी ने कहा कि जब मैं हिंदुस्तान से आपसे मदद मांगने आया हूं तो आपका एटीट्यूड इस तरीके से होना चाहिए कि हाँ जी बताएं। आपके जितने भी लोग अभी तक आ रहे थे वो आ रहे थे और खुद में हाथ बढ़ा रहे थे कि हेलो मैं हूं हिटलर। तो ये एक एटीट्यूड दिखाता है। इसी एटीट्यूड से मुझे पता चला कि ये हिटलर नहीं है, ये उनके हमशक्ल है। हिटलर इतना प्रभावित हो गया नेताजी से कि तकरीबन जो जर्मनी में उस टाइम लड़ाई हुई थी, 40,000 जो सैनिक थे उनको हिटलर ने छोड़ दिया और सुभाष चंद्र बोस जी की मदद करने लगा। उस टाइम फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको अपने सेना में संगठित कर दिया। अब हिटलर ने कहा कि भारत और जर्मनी की डिस्टेंस काफ़ी है, सीमा काफ़ी है, तो क्यों ना मैं ये करूं कि जापान से आप मदद ले लो, क्योंकि जापान के अच्छे रिलेशन थे हिटलर से। तो हिटलर मतलब इतना प्रभावित हो गया कि मदद करने के लिए पूरा। तो वहां से जापान के जो प्रधानमंत्री थे उनसे डायरेक्ट बात की कि ये नेताजी हैं, आप इनसे बात कर लीजिए। अच्छा, वो भी एक बहुत अच्छा किस्सा है। जब नेताजी प्रधानमंत्री के पास गए, जापान जो कि उस टाइम अपनी प्रभुत्ता का लोहा ले रहा था, हर जगह उनकी लड़ाई हो रही थी अपने सम्मान का। तो उस टाइम जब पीएम के पास पहुंचे नेताजी, तो नेताजी ने बहुत अच्छी बात बोली कि अच्छा, एशिया तो एशियाइयों का ही होना चाहिए ना, इससे
इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए वहाँ के पीएम कि बोला यार कितनी अच्छी बात की है, इसको बोलते हैं एटीट्यूड, और किस तरीके से दूसरे लीडर को कन्वेंस करने की पावर। वो इतने ज़्यादा इंप्रेस हो गए कि उस टाइम, अच्छा, जापान और सिंगापुर की लड़ाई चल रही थी और सिंगापुर में जो सैनिक थे वो तकरीबन 80,000 सैनिक थे ब्रिटिश के, जो कि इंडिया से गए थे। अब ये वहाँ गए थे तो फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने स्ट्रेटजी बनाई कि आप एक काम कीजिए, आप विमान से जब इन पे बमबारी कर रहे हो तो आप पर्चे भी गिराओ विमान से, पर्चे में ये लिखो कि हिंदुस्तानी सैनिकों कब तक आप अंग्रेजी हुकूमत के साथ रहोगे और कब तक उनके साथ से युद्ध करते रहोगे। ये जैसे ही वहां पर पर्चे गिरे तो जितने भी भारतीय सैनिक थे वो बिल्कुल तिलमिला गए, उन पे एक मातृत्व का आ गया, जो अभाव हो रखा था वो आ गया। वो सारे के सारे उन्होंने वहां पर बगावत शुरू कर दी, बगावत शुरू करी। उसके बाद वो आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा बन गए। तकरीबन कहा जाता है 60 से 80,000 सैनिक आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए। तब सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसके बाद जिस तरीके से आज़ाद हिंद फौज ने फिर एंट्री शुरू कर दी इंडिया को छुड़वाने की, इंडिया उसी टाइम जीत जाता, लेकिन उसी टाइम अमेरिका ने जापान पर, आपने सुना होगा, हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिरा दिया। उससे जापान इतना बुरी कदर टूट गया। जापान के टूटने से फिर कहीं ना कहीं आज़ाद हिंद फौज में भी थोड़ा बहुत निराशा आ गई कि अब किस तरीके से हम लोग, क्योंकि जापान था ना, पूरा सपोर्ट में था जापान। अब ये सारी चीज़ें सुनकर जो भारत के देश में जो सैनिक थे उन पे भी एक विस्फोट सा जाग गया कि क्यों ना हम क्यों लड़ रहे हैं अंग्रेजों के साथ से, क्योंकि तकरीबन उस टाइम 25 लाख भारतीय सैनिक थे और केवल 40,000 ही ब्रिटिश सेना थी, यानी 25 लाख को कमांड दे दी थी 40,000। तो वहां पर पूरा जन सैलाब उकर गया, आंदोलन शुरू कर दिए सैनिकों ने और अंदर ही आत्म विरोध होना शुरू हो गया अंग्रेजी सैनिकों का और भारतीय सैनिकों का। तो इस तरीके से जो चिंगारी जलाई थी सुभाष चंद्र बोस जी ने, वो यहाँ पर बिल्कुल प्रबलता से काम कर रही थी। तो उसी टाइम 1945 में एक दुखद घटना सुनने को मिली। वो दुखद घटना ये था कि मॉस्को जाते हुए सुभाष चंद्र बोस जी जिस प्लेन में थे वो प्लेन क्रैश हो गया और बलिदान उन्होंने अपना दे दिया मातृभूमि को। लेकिन ये भी साबित नहीं हो सका, काफ़ी सारी कमेटीज़ आई हैं जिसमें जो ऑलरेडी ये प्रूव कर चुकी है कि वो जो किस्सा था वो गलत फैलाया हुआ किस्सा था। खैर वो तो हमें अभी तक नहीं पता चल पाया। उसके ऊपर तो शहनवाज कमेटी, मुखर्जी कमेटी, घोसला कमेटी, काफ़ी सारी कमेटी हैं जो कि लगी हैं। लेकिन 1945 से पहले ही सुभाष चंद्र बोस जी ने ऐसा काम कर चुके थे, आज़ाद हिंद फौज वो काम कर चुकी थी जिसके कारण अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े और भारत को आज़ादी दिलानी ही पड़ी। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, आप अगर न्यूज़ में भी देख सकते हैं। 1945 से लेकर 1951 तक जो तत्कालीन उस टाइम प्रधानमंत्री थे इंडिया के, क्लेमेंट एटली, तो उन्होंने भी जो वो 1956 में भारत आए थे तो उनको एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी जीत ली, सेकंड भी जीत ली, उसके बावजूद भी आपने भारत को स्वतंत्र क्यों किया, क्यों ऐसा क्यों लगा आपको? उन्होंने क्लियर कट अपने मैसेज में बोला है कि हम डर गए थे, जो गरम दल वाले थे, जो आज़ाद हिंद फौज थे, हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस से इतना ज़्यादा बौखला गए थे, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है इस देश की आज़ादी में। ऐसा नहीं है कि नरम दिल वालों का नहीं है, नरम दल वालों का भी है, लेकिन उन्होंने खुद अपने बयान में बोला है कि गरम दल वाले, स्पेशली बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का कंट्रीब्यूशन बहुत था, क्योंकि उनसे अंग्रेजी सैनिक इस तरीके से डर गए थे कि आज़ाद हिंद फौज के कारण वो जो उस टाइम बगावत हुई थी अंग्रेजी सैनिकों के, तो उन्होंने कहा उन्होंने हमें तोड़ दिया था, मानसिक तौर पर तोड़ दिया था, इस कारण ही हमें आज़ादी देनी पड़ी भारत के लोगों को। तो उसमें बहुत बड़ा योगदान गरम दल वालों का रहा है। ऐसा नहीं है, नरम दिल वालों का भी था, उनके ऊपर अलग से वीडियो दोबारा से बनाई जाएगी। तो इस तरीके के थे हमारे अनसंग हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो और अब बहुत अच्छा लगता है, अब तो काफ़ी अच्छा लगता है। अभी मैं रिसेंटली ही दिल्ली गया था, तो दिल्ली में मैंने इंडिया गेट में देखा, इंडिया गेट में भी अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का काफ़ी बड़ा स्टैचू आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है, हमारे अनसंग हीरो जिन्होंने कि अब भारत देश को मातृभूमि को स्वतंत्र कराने में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, एक लीडरशिप क्वालिटी दिखाई और अपने इतने संघर्षों के बावजूद भारत देश को स्वतंत्रता दिलाई। आज उनके 23 जनवरी में उनके जन्म दिवस पर उनको सत सत नमन, सत सत प्रणाम। जय हिंद।